जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि इस वीडियो की टाइटल से एविडेंट है, ये वीडियो बुरहान वानी के बारे में होने वाली है, पर ये इसकी कोई जीवनी नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि उसे क्रिकेट खेलना पसंद था, या वो चिकन और मटन के बगैर खाना नहीं खाता था, या वो अपने बालों में जेल लगाता था, 2 बार नहाता था, या वो डॉक्टर बनना चाहता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो शुरू होती है सन 2010 से, जब बुरहान वानी ने टेररिज्म की दुनिया में कदम रखा। 2010 सिक्योरिटी फोर्सेस से कश्मीर में बहुत ही चैलेंजिंग साल था। अभी कश्मीर जो है वो 2008 के बाल्टाल अनरेस्ट से और 2009 के जो एलिगेशंस लगे थे रेप और मर्डर के, जो फॉल्स एलिगेशंस लगे थे रेप और मर्डर के इंडियन आर्मी पे, उससे उभर ही रहा था कि 2010 में एक और ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने फिर से कश्मीर को अनरेस्ट की आग में झोंक दिया। हुआ क्योंकि 30 अप्रैल सन 2010 को इंडियन आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि उन्होंने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के मार्शल सेक्टर में 3 फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर में गुरेज, तांगधर, केरन और मार्शल सेक्टर ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, जिससे पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो जनरली इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहाँ पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है 2005 से, लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो कई जगह ये क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बाद जो है टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर पाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिन बाद बारामूला में 3 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की गई। ऐसा कहा गया कि ये 3 आदमी जो हैं एक एक्स स्पेशल पुलिस ऑफिसर बशीर अहमद लोन के साथ मार्शल कैंप गए थे और तब से देखे नहीं गए। उस समय मार्शल कैंप को मैन कर रही थी 4 राजरिफ। अब 4 राजरिफ जो है वो कुपवाड़ा में इनफेमस है कुनान पोशपारा के लिए। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि 4 राजरिफ पे ये एलिगेशन है कि उसने फरवरी 1991 में, पता नहीं मतलब ये इस्टेब्लिश कभी नहीं हुआ, लेकिन ये एलिगेशन है कि उसने बहुत सारे रेप्स वगैरह किए थे कुनान पोशपारा के विलेजेस में। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं, पाकिस्तानीज भी फॉर दैट मैटर, कई बार इसी सारे एलिगेशंस को लेके इंडियन आर्मी को घेरते हैं। अब राजरिफ जो थी वो फिर से सवालों के घेरे में थी, और जब उन 3 टेररिस्ट की बॉडीज़ को एग्ज्यूम किया गया तो उनके डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ कि हाँ, ये वो 3 मिसिंग आदमी ही थे। कश्मीर में एक खबर आग की तरह फैली। हुर्रियत और सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने बंद का आह्वान किया। हालांकि बाद में मशारत आलम जो हुर्रियत का नेता था, उसने कन्फेस किया कि इसकी लास्ट किल फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से आई थी। इन्हीं एजिटेशंस के दौरान एक स्टूडेंट जिसका नाम था तोफैल मट्टू, वो एक टीयर गैस शेल के इम्पैक्ट से उसकी मौत हो गई। इसके बाद तो एजिटेशन जो है बहुत ही विकराल हो गया। एजिटेशन और अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया और मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो डिस्टर्ब कर दी। कहते हैं कि इन्हीं बंद के दौरान एक दिन खालिद वानी, बुरहान वानी और उसका एक खालिद वानी बुरहान वानी का बड़ा भाई, ये लोग कुछ घर का सामान खरीदने के लिए बाहर निकले थे। रास्ते में लौटते समय इन्हें सीआरपीएफ और एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जीएनके पुलिस ने रोका। ऐसा कहा जाता है कि इनसे सिगरेट मंगाई गई और जब ये लेके आए तो उसके बावजूद इन्हें पीटा गया। हालांकि ये इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। बुरहान वानी के पिताजी मुजफ्फर वानी ये कहते हैं कि उस दिन जब बुरहान वानी वापस घर आया तो बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था और बहुत ही एजिटेटेड था। वो ऐसा कह रहा था कि ऐसे कोई भी उसके ह्यूमन राइट्स को कैसे ट्रैम्पल कर सकता है। इसके कुछ ही समय बाद, ये इंसिडेंट सितंबर का है, और ऐसा कहा जाता है कि 16 अक्टूबर को बुरहान वानी ने त्राल के जंगलों में मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली। बुरहान वानी के कज़न्स पहले से ही टेररिस्ट थे, वो पहले से ही हिज़्बुल मुजाहिदीन का पार्ट थे, और उनमें से एक जो कि हिज़्बुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, आदिल मीर, वो बुरहान वानी का पहला मेंटर बना। दोस्तों, कश्मीर में मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज़ एक साथ काम करती हैं, जैसे आईबी हो गई, रॉ हो गई, एनआईए हो गई, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गई, डीआईए हो गई, एनटीआरओ हो गई। ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, इनफैक्ट बीएसएफ का भी एक अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है। तो ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं और उन्होंने एक ग्रिड सिस्टम बना रखा है, जहाँ पे किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे सिंथेसाइज किया जाता है और फिर प्रोसेस होने के बाद उसे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। 2011 आते आते बुरहान वानी जो था ये सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार में आने लगा। ग्रिड में इसकी लगातार इन्फॉर्मेशन सिंथेसाइज होके आती थी।
बुरहान वानी का एक कैरेक्टरिस्टिक ये था कि इसने सोशल मीडिया के यूजेज को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और वो कितने ख़तरनाक तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, इस चीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। वो अक्सर अपनी वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करता और यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश करता। मिलिटेंसी ज्वाइन करने से पहले बुरहान वानी कोई बहुत ही उसका इंक्लिनेशन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं था, वो एक इस्लामिस्ट नहीं था, लेकिन मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बाद वो एक हार्डकोर इस्लामिस्ट बन गया। इनफैक्ट उसका एक वीडियो भी आया था जिसमें उसने ये कहा था कि वो इस्लाम के झंडे को रेड फुट पे गाड़ेगा। अपनी इन्हीं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से वो एक तरीके से हिज़्बुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय बन गया था। यूथ जो था कश्मीर का, उनमें से कुछ उसके वीडियोस देखते थे और रेडिकलाइजेशन तरफ मोटिवेट होते थे। 2013 आते आते बुरहान वानी एक एस्टेब्लिश टेररिस्ट बन गया था। इनफैक्ट 2013 में एक रिपोर्ट आई थी कि वो एक इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज करा गया है, पर इसके बाद जब वो वापस अपीयर हुआ ज़िंदा, तो इसके बाद उसने कल्ट स्टेटस एक्वायर कर लिया। लोग उसे ऐसा कहने लगे कि ये इनविंसिबल है और इसे इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी। दोस्तों, कश्मीर में जितनी भी टेररिस्ट आउटफिट हैं, ये एक दूसरे से टर्फ वॉर करती हैं, मतलब ताकत और वर्चस्व के लिए आपस में लड़ती हैं। इनिशियली जब मिलिटेंसी और टेररिज्म शुरू हुआ था तो JKLF और हिज़्बुल मुजाहिदीन के बीच होता था। फिर जब JKLF न्यूट्रलाइज हो गई तो हिज़्बुल मुजाहिदीन और हरकतुल इंसार के बीच होता था। उसके बाद हिज़्बुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के बीच, और अभी रिसेंटली जब अल्ट्रा रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे AGUH और ISI के आए कहीं कश्मीर में, तो इन सब के बीच होता था। बुरहान वानी चाहता था कि ये जितने भी अलग अलग टेरर आउटफिट्स हैं, ये सब एक साथ होके इंडियन आर्मी से लड़ें, और इसीलिए वो सबसे पहले उसने कोशिश करी कि LET के साथ एक संपर्क साधा जाए। इनफैक्ट LET का जो कमांडर था अब्दुल रहमान, उसके साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे, और अब्दुल रहमान की डेथ के बाद जो है अबू दुजाना के साथ भी वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा था। बुरहान वानी के बढ़ते स्टैचर की वजह से हर कोई वैसे तो उससे जुड़ना चाहता था। इनफैक्ट बुरहान वानी और हाफिज़ सईद के बीच में एक फ़ोन कॉल जो है वो काफ़ी फेमस हुआ। इसमें बुरहान वानी ने जो है हाफिज़ सईद से ऐसा कहा कि वो साथ मिल के काम करना चाहता है और इसके लिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। हाफिज़ सईद ने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो लगा नहीं कि वो इंटरेस्टेड है इस कोऑर्डिनेशन पैक्ट में, पर फिर भी उसने बुरहान वानी को एश्योरेंस दिया कि वो पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। इन सारे डेवलपमेंट्स ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, और बहुत ही मशक्क़त के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपना एक मोल जो है बुरहान वानी के इनर सर्किल में प्लांट करने में वो कामयाब हुए। अब इस सोर्स की मदद से इंटेलिजेंस ब्यूरो को डायरेक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस बुरहान वानी के मूवमेंट पे मिल रही थी। हालांकि जब IB जो है बुरहान वानी को घेरने की कोशिश कर रही थी, तभी बुरहान वानी जो है सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्लिट्जक्रीग को कंटिन्यू कर रहा था, और इसके फलस्वरूप जो है वो जो टेरर रिक्रूटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी साल दर साल। ऐसा कहा जाता है कि हर साल करीबन 30-40% इंक्रीज़ हो रहा था लोकल रिक्रूटमेंट में। बुरहान वानी सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं, रेडिकल्स ही नहीं, बल्कि जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ भी रिकनसाइल करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि एक ऑल इनकम्पासिंग मूवमेंट हो जिसमें रेडिकल्स भी हों, टेररिस्ट भी हों, सेपरेटिस्ट भी हों, सब मिलके। हालांकि वो ये भी जानता था कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों को धोखा दे रहा है, तो इसलिए उसने बार बार ये कहा कि कश्मीरियों को ज़्यादा पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इस चीज़ से ISI और जो डीप स्टेट था पाकिस्तान में वो बुरहान वानी के कुछ हद तक अगेंस्ट भी हो गया था, बट उस समय चूंकि बुरहान वानी का क्लाउड इतना ज़्यादा था, इसलिए वो बुरहान वानी के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते थे। बुरहान वानी की वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में आ रही थी, कभी क्रिकेट खेलते हुए, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट उनको धमकाते हुए, कभी अमरनाथ यात्रियों से ये बोलते हुए कि वे आएँ और अमरनाथ यात्रा करें, और कभी ये कहते हुए कि अगर कश्मीरी पंडित जो हैं वो कैंप्स में रहेंगे तो फिर वो उनको अटैक करेगा। अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो बहुत ही कंसर्टेड तरीके से, बहुत ही तन्मयता के साथ बुरहान वानी को परस्यू कर रही थी। उसके ज़्यादातर रिलेटिव्स के घर के आसपास उन्होंने अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया था, और इन्हीं में से एक मुखबिरों की इन्फॉर्मेशन पे ये पता चला कि बुरहान वानी जो है वो जनवरी 2015 में बडगांव आएगा। बुरहान वानी बडगांव आया, वहाँ 7 दिन रहा,
आईबी ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी, पर फिर भी पता नहीं क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर पाई और बुरहान वानी वहाँ से सक्सेसफुल चला गया। मार्च 2015 में फिर इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये इनपुट दिया कि बुरहान वानी इंजर्ड है और सर महाराज हरी सिंह हॉस्पिटल जो कि कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर में है, वहाँ एडमिट है। बुरहान वानी वहाँ एडमिट था, कुछ समय रहा, इलाज करवाया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनपुट दिया, पर फिर भी वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये परसेप्शन जनरेट हो रहा था कि कोई तो है जो उसे बचा रहा है, पर क्यों। इस बीच पाकिस्तान से अलग अलग टेरर आउटफिट से, अल बद्र, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हर एक आउटफिट से बुरहान वानी से जुड़ने के लिए लोग आ रहे थे। रावलपिंडी से, कहोटा से, सिंध से, पंजाब से, जहाँ से आप कहिए। LOC क्रॉस करने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद, ये सिर्फ ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से बुरहान वानी से जुड़ें। बुरहान वानी की ये पॉपुलैरिटी जो है वो सैयद सलाउद्दीन से भी कोई छुपी बात नहीं थी। सैयद सलाउद्दीन जो हिज़्बुल मुजाहिदीन का जो सेक्शन लीड करता है उसे HM सेंट्रल कहते हैं। बुरहान वानी ने HM वानी नाम का एक हिज़्बुल मुजाहिदीन के अंदर ही अपना एक आउटफिट बनाया। सैयद सलाउद्दीन चाहता था कि वो बुरहान वानी को पैट्रनाइज़ कर पाए, पर बुरहान वानी जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता था जो सैयद सलाउद्दीन नहीं चाहता था। कुछ सैयद सलाउद्दीन को अब्दुल माजिद डार की याद आ रही थी। अगर आपको याद हो तो अब्दुल माजिद डार जो था वो ऑपरेशंस हेड था हिज़्बुल मुजाहिदीन का, नंबर 2 था सैयद सलाउद्दीन के बाद, और उसने ही पहली बार हिज़्बुल मुजाहिदीन और इंडियन फोर्सेस के बीच में सीज़ फायर करवाई थी। इनिशियली हिज़्बुल मुजाहिदीन का जो उस समय, इनफैक्ट अभी भी जो चीफ़ है सैयद सलाउद्दीन, उसने इंडोर्स किया था, बट बाद में ISI के प्रेशर पे आके उसे ड्रॉप करना पड़ा था। आखिरकार अब्दुल माजिद डार ने सैयद सलाउद्दीन के अगेंस्ट रेबल कर दिया था। उसने अपना एक अलग धड़ा बना दिया था हिज़्बुल मुजाहिदीन के अंदर। तो सैयद सलाउद्दीन बहुत ही कंसर्न था कि ऐसा ना हो कि बुरहान वानी भी कर दे। अच्छा, इसी बीच चूँकि बुरहान वानी बार बार किसी न किसी तरीके से किसी फॉर्म और शेप में बच रहा था, तो ऐसा परसेप्शन जनरेट हो रहा था कि इंटेलिजेंस इदारों में कुछ लोग हैं जो बुरहान वानी को अब्दुल माजिद डार बनते हुए देखना चाह रहे हैं। या ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि लोग जानते थे कि बुरहान वानी जो है वो ज़िंदा इतना ख़तरनाक नहीं है जितना मर के, और इवेंचुअली यही हुआ कि बुरहान वानी की डेथ के बाद बहुत ही मैसिव अनरेस्ट हुआ, जिसमें कश्मीर में बहुत ही तबाही मचाई। अब्दुल माजिद डार को अंततः ISI के एजेंट्स ने 2003 में न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि सैयद सलाउद्दीन ने बुरहान वानी को एक थोराया हैंडसेट दिया था, जो सैटेलाइट फ़ोन होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को NTRO ने टैप कर दिया था। तो जहाँ भी बुरहान वानी जाता था, जो भी बात करता था, अब सीधे सीधे NTRO को पता चल जाती थी। अप्रैल 2015 में इसी मॉनिटरिंग के थ्रू NTRO को ये पता चला कि बुरहान वानी का भाई खालिद वानी उससे मिलने के लिए आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन ग्रिड में डाली गई और बुरहान वानी को पकड़ने की फिर से कोशिश करी। वेल अनफॉर्चुनेटली बुरहान वानी तो बच के भाग गया, लेकिन उसका भाई खालिद वानी और उसके साथ जो 2 गए थे वो जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए। हालांकि बाद में जो है बहुत ही ह्यू एंड क्राई हुआ, बहुत ही शोर मचाया गया PDP द्वारा कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। इनफैक्ट PDP के एक मंत्री ने, उस समय PDP BJP की सरकार थी, तो उनके एक मंत्री ने ये कहा कि SOPs को फॉलो नहीं किया गया था और ये एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। और ये भी बात उठ रही थी कि खालिद वानी की डेथ पे जो 4 लाख का कॉम्पनसेशन जनरली दिया जाता है वो उस फैमिली को देना चाहिए। खालिद वानी की मौत का जिम्मेदार बुरहान वानी खुद को मानता था और उसने ऐलान किया कि वो बदला लेगा, पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, वो एक आर्मी ऑपरेशन में फिर से इंजर्ड हो गया। हालांकि इसके कुछ समय बाद उसके ग्रुप के टेररिस्ट ने अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया, जिसमें कि हमारे 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। बुरहान वानी ने इस हमले में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जिस समय यह हमला हो रहा था उस समय वो एक ओवरग्राउंड वर्कर्स के घर पे रेस्ट कर रहा था। बाद में पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस ओवरग्राउंड वर्कर को, जो एक फ़ीमेल थी, उसको अरेस्ट किया और PSA जो कश्मीर का है, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत उसे इनकार्सरेट किया। लेकिन बुरहान वानी फिर से बच गया, जैसा कि अक्सर होता आ रहा था। उस पर लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, पर इन इनपुट्स के बावजूद
पता नहीं किसी डिवाइन इंटरवेंशन से वो हर इनकाउंटर साइट से बच जाता था। 1 जुलाई 2015 को बुरहान वानी का और 10 और टेररिस्ट का एक फ़ोटो पब्लिश हुआ। इस ग्रुप फ़ोटो में बुरहान वानी था, सब्ज़ार भट्ट था, जाकिर मूसा था, सद्दाम पद्दार था। कुल मिला के 11 टेररिस्ट थे। हालांकि 2018 आते आते इनमें से सभी को या तो न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया था या पकड़ लिया। इनफैक्ट 10 को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया था और एक को जेल में पकड़ के डाल दिया गया था। पर 2015-16 में बुरहान वानी पूरे कश्मीर में घूम घूम के लोगों को रिक्रूट कर रहा था। इंडियन फोर्सेस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, लगातार उसे ट्रैक किया जा रहा था। बस मौका था एक ऑपरचून मोमेंट का जहां उसे न्यूट्रलाइज़ किया जा सके या अरेस्ट किया जा सके। 2015 के एंड में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो बुरहान वानी के इनर सर्कल में एक और मोल प्लांट करने में सक्सेसफुल हुआ। वो मोल लगातार बुरहान वानी को ट्रैक कर रहा था। हालांकि वो जो 2 मोल थे वो एक दूसरे को नहीं जानते थे और डायरेक्टली अपने हैंडलर को इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिपोर्ट करते थे। इन्हीं इंटरसेप्ट से, इन्हीं ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट्स मिल रही थी उन्हीं से बुरहान वानी को ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन इन सारी इन्फॉर्मेशन के बावजूद करीबन 3-4 महीने तक बुरहान वानी जो है उसका कोई अता पता नहीं था। अप्रैल के आसपास ऐसा इनपुट मिला कि बुरहान वानी परवेज़ लश्करी के साथ अनंतनाग आएगा वेपन्स प्रोक्योर करने। इंटेलिजेंस में ग्रिड में ये इन्फॉर्मेशन आई कि परवेज़ लश्करी, बुरहान वानी और सरताज शेख नाम के 3 टेररिस्ट जो हैं बमडोरा गांव में, जहां शेख के मामा रहते हैं, वहां आ रहे हैं। ये इलाका जो है ये 19 राष्ट्रीय राइफल्स के एरिया ऑफ ऑपरेशंस में आता है। उन्होंने फ़ौरन जो है लोकल एसटीएफ से कोऑर्डिनेट किया और एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया। टेररिस्टों की प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए पहले राष्ट्रीय राइफल्स और एसटीएफ ने अपने 2-3 मुखबिर गांव में भेजे। उन्होंने ये पता लगाया, इनफैक्ट उनको ये पता चला कि लोकल कसाई ने जो है वो सरताज शेख के अंकल के वहाँ काफ़ी मात्रा में मीट भिजवाया है। जनरली एक इंडिकेशन होता है कि या तो कोई मेहमान आया है या कोई टेररिस्ट आया है। करीबन 4:30 बजे 8 जुलाई 2016 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो घर आइडेंटिफाई कर दिया और पहली फायरिंग शुरू हो गई। 2 घंटे ये फायरिंग चली। हालांकि लगातार फायरिंग नहीं थी, इंटरमिटेंट फायरिंग थी। और 2 घंटे की फायरिंग के बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो 3 टेररिस्ट मरे हुए पाए गए। इनमें से एक टेररिस्ट बुरहान वानी भी था। बुरहान वानी न्यूट्रलाइज हो चुका था। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी जीत थी। हालांकि इसके बाद जो पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट हुआ उसकी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।